नमस्कार। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज़ हार्ट देख रहे हैं आप। और देखिए, इस खबरें विथ न्यूज़ हार्ट हम लोग आपको लाइव ही दिखा रहे हैं कि ठंड बहुत अधिक जो है वो बढ़ गया है। बाहर में पूरा कुहासा है और कई खबर हैं हमारे पास। जो खबरें विथ न्यूज़ हार्ट जो कार्यक्रम आप रोज रेगुलर देखा करते थे, आज हम आपको लाइव ही बताएंगे। जो खबरें हैं, किसी वजह से कार्यक्रम जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो भाई खबर तो बताना ज़रूरी है ना आपको। कौन कौन सी खबरें हैं, क्या कुछ होने वाली हैं, सारे अपडेट्स हम लोग आपको एक एक करके यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है वो खबर है सम्राट चौधरी के बारे में। जी हाँ, सूबे के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। पिछले एक महीने में 4 इनकाउंटर सम्राट चौधरी के रहते भर में, आप देखिए कि 4 इनकाउंटर पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 4 इनकाउंटर हो चुके हैं। अब सवाल उठने लगा कि क्या इनकाउंटर से ही अपराध रुकेगा, क्या इनकाउंटर से ही अपराध पर लगाम लगेगी। ये सवाल अब बिहार के तमाम लोगों के मन में कौंध रहा है और इसको हवा देने का काम कर दिया सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर कल पटना एयरपोर्ट पर थे और उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम इनकाउंटर से ही लगेगा और ये जरूरी। देखिए, इनकाउंटर तब जरूरी है जो संविधान के दायरे में किया जाए। इनकाउंटर तब जरूरी है जब ये लगे प्रशासन को कि अपराधी भाग जाएगा या अपराधी पलटवार कर रहा है, तब जरूरी है। सम्राट चौधरी पूरा फुल एक्शन में है। उनका जो विभाग है, गृह विभाग, वह भी एक्शन में है। अब इससे देखिए, अपराधियों पर लगाम लगती है, नकेल कसी जाती है या फिर नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर सम्राट चौधरी के बारे में निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी अपना विभाग बदल देने वाले, अपने विभाग का स्थान बदल देने वाले। सम्राट चौधरी गृह विभाग को पटेल भवन से वापस मुख्य सचिवालय लाने वाले, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास में ही वो बैठेंगे। और केवल सम्राट चौधरी ही नहीं, बल्कि पूरा जो उनका महकमा है, उनके ओएसडी की बात करें, उनके एसीएस की बात करें, उनके और अधिकारियों की बात करें, आम जनमानस से मिलने वाला जो कक्ष होता है वहां की बात करें, तो सम्राट चौधरी अब पटेल भवन की बजाय पुराना वाला जो सचिवालय है, पुराने सचिवालय में बैठेंगे। कुछ डिटेल्स वहां से निकलकर सामने आए हैं और बड़ी खबर है कि पटेल भवन में ही क्यों। सम्राट चौधरी के लिए जब जगह पटेल भवन में है एलोकेटेड, जब 2018 में ही पटेल भवन में गृह विभाग ट्रांसफर कर दिया गया, तो आखिर क्यों सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार के चैम्बर के पास, जो मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चैम्बर है, तो वहां पर अपना शक्ति केंद्र तैयार करवा रहे हैं। देखिए, नए साल के साथ साथ बिहार की सत्ता में भी बड़ा बदलाव दिखने वाला है। कानून व्यवस्था की कमान अब पुराने सचिवालय की जगह उस हाईटेक इमारत से चलेगी जहां डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना नया शक्ति केंद्र बनवाया है। देखिए, 22x19 फीट के इस हाईटेक चैम्बर के साथ विशाल कॉन्फ्रेंस रूम और गृह विभाग का पूरा ढांचा शिफ्ट कराकर सम्राट पूरे सिस्टम को नया रूप दे रहे हैं। और 2018 के बाद अब गृह सचिव जो है वो भी पटेल भवन में नहीं बैठेंगे, गृह सचिव भी अब पुराने सचिवालय में ही बैठेंगे। तो ये सचिवालय, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो सम्राट चौधरी का नया चैम्बर है वो एक्चुअल में कहां बन रहा है। तो देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जो नया चैम्बर है वो पुराना सचिवालय, जो मुख्य सचिवालय है, वहां पर होगा
और पुराने सचिवालय के दक्षिण भाग के पहले फ्लोर में यह चैम्बर बनाया जा रहा है। और चैम्बर का जो पूरा बाहर का गलियारा होगा वो पुलिस हेडक्वार्टर के रूप में काम करेगा। और गृह मामले में फौरन एक्शन लेने के लिए गृह विभाग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो चैम्बर होंगे वो आसपास ही होंगे। मतलब कुछ सलाह लेना होगा, कुछ चीज करना होगा नीतीश कुमार से, तो वो तुरंत ही वहां से बात कर सकेंगे, समझ सकेंगे, पूछ सकेंगे। लेकिन 2018 में गृह विभाग को पटेल भवन शिफ्ट किया गया था, वहां मुख्यमंत्री का भी एक चैम्बर है, क्योंकि 2025 तक गृह विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद संभाल रहे थे। अब नई सरकार बनने के बाद गृह विभाग की कमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में है, तो सम्राट चौधरी ने ये फैसला लिया है और खुद सम्राट चौधरी ने कई बार इंस्पेक्शन करके वो अपना जो कमरा है पुराने सचिवालय वाला उसको एलोकेट कराया है। तो आपको बताते चले कि देखिए 284 नंबर मुख्य सचिवालय का कमरा नंबर 284 नए गृह मंत्री और 289 गृह विभाग के एसीएस माने 284 नंबर कमरे में सम्राट चौधरी बैठेंगे और 289 नंबर के कमरे में गृह विभाग एसीएस बैठेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि 22 वर्ग फीट और 19 वर्ग फीट, 22 वर्ग फीट लंबाई और 19 फीट चौड़ाई जो है वो होगी। एक सेंट्रलाइज एसी इसमें लगाया गया है। ठंड से बचने के लिए ऑक्सीजन युक्त रूम हीटर भी लगाया गया है। दूसरे अफसरों के कमरे की फॉल सीलिंग जो है नहीं है, जबकि नए चैम्बर में फॉल सीलिंग लगाया जा रहा है। कमरे में 2 एसी लगाए गए हैं। रेस्टरूम के लिए भी एक एसी होगा। चैम्बर में बड़े आकार का टेलीविजन स्क्रीन भी लगाया जा रहा है और प्रॉपर व्यवस्था, मतलब लोग आम जनों से कैसे मंत्री जी बात कर सकें, कैसे पूरे जिले की बैठक ले सकें, तो ये प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। और एसीएस का भी जस्ट पास में ही है। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी कमरे का इंस्पेक्शन किया। कमरा आवंटन के फैसले पर 2 दिसंबर 2025 को ही मुहर लग गई थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में गृह विभाग को कुल 12 कमरे आवंटित कर दिए गए हैं। समझिए 12 कमरे जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं सम्राट चौधरी और उनके विभाग को। तो अब सम्राट चौधरी पटेल भवन में न बैठकर अब सम्राट चौधरी कहां बैठेंगे, तो मुख्य सचिवालय के कमरा नंबर मुख्य सचिवालय के दक्षिणी भाग के फर्स्ट फ्लोर के कमरा नंबर 284 में सम्राट चौधरी बैठने जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए और एक बड़ी खबर कांग्रेस खेमे की भी हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है बिहार कांग्रेस में देखे तो उहापोह की स्थिति मची हुई है। 6 विधायक चुनकर आए हैं और 6 विधायक ने भी अपना विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सेल्फ से कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। चुनाव में जो किरकिरी उनकी हुई, जो टिकट बंटवारे को लेकर झमेला फंसा, तो उसको लेकर अब बड़ा फूक फूक कर कदम राजेश राम ले रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बिहार प्रदेश के कमेटी के द्वारा जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू या राजेश राम, इन दोनों ने फैसला लिया है कि विधायक दल का नेता ऊपर से ही चुनकर आएगा, नहीं तो फिर अगर यहां से चुना जाएगा तो फिर से विवाद होगा। तो इसके लिए उन लोगों ने ये प्लानिंग की है कि जब 14 तारीख को राहुल गांधी की रैली होगी, 14 तारीख को राहुल गांधी की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है, तो रैली के बाद शाम में या फिर 15 को सुबह में, क्योंकि फिर 15 को राहुल गांधी बाहर भी जाने वाले, विदेश भी जाने वाले हैं, तो उससे पहले ही बिहार के कांग्रेस में 6 विधायकों को विधायक दल का नेता जो है वो मिल जाएगा और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही, राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद ही ये फैसला जो है वो दिल्ली में ही ले लिया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग है। और देखिए हम आपको बताते चले कि 14 दिसंबर को SIR से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस की जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली है, उसके लिए अब कांग्रेसी बिहार से रवाना होने लगे हैं। मैंने आपको पहले ही खबर बताया था कि
बहुत बड़ी जवाबदेही जो है राजेश राम को दी गई है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग जाने चाहिए। अभी अभी तुरंत जो है SIR के बाद बिहार में ही चुनाव हुआ है और बिहार चुनाव में जो है बिहार चुनाव प्रतिकूल रहा है कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए। तो इस वजह से कांग्रेस के अधिक से अधिक जो वर्कर हैं वो दिल्ली में जाने चाहिए। जब इसके लिए बैठक बुलाई गई थी प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में, तो देखिए बहुत सारे जो जिलाध्यक्ष वो पहुंचे नहीं थे, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहा था। लेकिन अब जो है ये खबर निकलकर सामने आई कि बहुत सारे कांग्रेसी कल ही जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं। बिहार के 38 जिलों से करीब 5000 लोग इस रैली में शामिल होंगे, जिसमें कई यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं। इसके लिए 600 से ज्यादा ट्रेन टिकट बुक कराई गई है। कुछ लोग बाई रोड भी जाएंगे। हर जिले से कम 5 गाड़ियां जाएंगी। इंडिगो क्राइसिस के कारण ट्रेन की सीट भी फुल होने के कारण कुछ लोग बस से भी जा सकते हैं। अब मुजफ्फरपुर के बात करें तो देखिए मुजफ्फरपुर से कुल 150 लोग रवाना होंगे और 6 से 10 गाड़ियां यहां से जा रही हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की भी खबर यही आ रही है कि बाय रोड ही वो पूरा काफिला के साथ, पूरा कांग्रेस के तमाम लोगों के साथ, काफिले के साथ, है ना, रोड से ही वो निकलेंगे, बाय रोड निकलेंगे। और 15 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ 14 तारीख को तो रैली होगी और 14 तारीख के बाद जब ये कार्यक्रम पूरी तरह से हो जाएगा तो उसके बाद जो है 15 तारीख को राहुल गांधी के साथ तमाम जो बिहार से गए हुए लोग हैं उनकी मुलाकात हो सकती है, मंथन हो सकता है। हालांकि समीक्षा बैठक तो आप कहें कि हो ही गया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी फीडबैक जो है वो ले सकते हैं। कल जो दिल्ली से खबर आ रही थी NDA के सांसदों का महाभोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रखा गया था, डिनर का आयोजन किया गया था और तमाम जो NDA के सांसद है वो वहां पर पहुंचे थे। अब देखिए कि कई टेबल लगाए गए थे, हर टेबल पर अलग अलग जो बड़े नेता हैं, किसी पर राजनाथ सिंह, किसी पर अमित शाह, किसी पर नितिन गडकरी, तो इस तरह के बड़े नेताओं की भी ड्यूटी आप कहें कि लगाई गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ बातचीत किया है, आपसी सामंजस्य बैठाने का बातचीत है। और देखिए एक खबर जो निकल कर यह भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उसका भी विस्तार करने का समय आ गया है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा सकता है। इसमें बिहार से भी कई चेहरे शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। उपेंद्र कुशवाहा लाइन में लगे हुए हैं और भी कई लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं। एक पूरी फॉर्मेट हम लोग खबर का आपको बना के देंगे कुछ दिन में कि आखिर किन किन लोगों का नाम है। लेकिन इतना समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा काफी तेज है बिहार से, लेकिन अब पता नहीं उनके बेटे मंत्री बना दिए गए हैं, अपने कोटे से उन्होंने बनवा दिया है मंत्री, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम कट भी जाए। लेकिन और भी कई नाम हैं, दिल्ली से भी हमारे पास खबरें छन कर आ रही हैं। जैसे ही खबरें आएंगी आप तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कल NDA के एकजुटता का एक कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर दिया है। देखिए एक खबर हालांकि पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हर आदमी जो राशन लेने वाले लोग हैं, जो राशन मुफ्त में राशन उठाते हैं, सरकार के द्वारा जो राशन दी जाती है वो राशन लेते हैं, तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आपको भी ये चीज ध्यान देना होगा। देखिए मुफ्त राशन लेने वाले 54.2 लाख लोगों के नाम कटने वाले। जी हाँ, अगर आप भी मुफ्त में राशन सरकार से ले रहे हैं राशन कार्ड पर, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 54 लाख के लगभग में 50 लाख से ऊपर यानी 54 लाख लोगों के नाम जो है वो कटने वाले हैं। अब देखिए जो खबर निकल कर सामने आई है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन और आयकर विभाग की रिपोर्ट से मिलान कर एक सूची तैयार की गई। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन और आयकर विभाग की रिपोर्ट से मिलान करी, तमाम विभागों की रिपोर्ट से मिलान कर यह एक सूची बनाई गई है। और पाया गया है कि कुछ राशनधारियों के पास 2.5 एकड़ यानी 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है
और किसी के पास 4 पहिया वाहन है तो कोई आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है। विभाग ने जिला आपूर्ति अफसरों को इसके नाम के साथ सूची भेज दी। विभाग तमाम विभागों से रिपोर्ट मांगी गई थी कि भाई कौन कौन लोग ले रहे हैं इस तरह का फायदा, कौन कौन लोग ले रहे हैं। तो विभाग ने जिला आपूर्ति अफसरों को, अब जो विभाग के पास रिपोर्ट आई है इन तमाम चीज़ों की कि कौन किसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, किसके पास अधिक आयकर रिटर्न कौन ज़्यादा भर रहा है, किसके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा जो है ज़मीन है, तो इन लोगों की एक फाइनल सूची विभाग ने जो है आपूर्ति अफसरों को भेज दिया है। जिला में जो आपूर्ति अफसर होते हैं तो उनको भेज दिया गया है। अफसरों को इनके नाम के साथ सूची भेज धरातल पर जांच करने के। अब ये जो अफसर हैं, जिला आपूर्ति अफसर हैं, ये धरातल पर इन चीज़ों की जांच करेंगे और अगर जांच में आपके पास 2.5 एकड़ जमीन पाया जाता है, 4 पहिया वाहन पाया जाता है, आयकर रिटर्न आप भर रहे हैं अगर और फिर भी मुफ्त राशन उठा रहे हैं, तो ऐसे केस में जिला आपूर्ति अधिकारी के पास पूरा अधिकार होगा कि आपका नाम राशन कार्ड से काट सकेगा। तो देखिए, विजय बहादुर सिंह हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं जिले के। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय ने गलत तरीके से राशन उठाव कर रहे लोगों की सूची भेजी, जिसकी जांच हो रही है। गलत कागजात देने वालों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। 90 दिनों में वेरीफाई कर उनका नाम काट दिया जाएगा। 90 दिनों में इन लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। और ऐसा डरने वाला इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से राशन ले रहे हैं, आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। लिस्ट में केवल नाम रहने से ही आपका नाम नहीं काट दिया जाएगा, बल्कि ग्राउंड पर आप की वेरिफिकेशन भी की जाएगी। क्या सच में आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, क्या सच में 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, क्या सच में आप IT रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी लेगा। और इसके बाद देखिए, अगली खबर पर अब हम लोग चलते हैं। सबसे जो मज़ेदार खबर निकल कर सामने आ रही है, देखिए तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं और तेजस्वी यादव के यूरोप जाने के बाद अब एक खबर बिहार से ऐसी निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है थोड़ा। तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए बड़ा मुश्किल का सबब बनते जा रहा है। लगातार आप देखिए कि कल जिस प्रकार की खबरें चली, मैंने ही खबर किया, नीरज कुमार का MLC नीरज कुमार से बातचीत की तो MLC नीरज कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि भाई मेरे पास राजद के 17 से 18 विधायक संपर्क में, वो परेशान हैं, वो चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहते हैं और अब इसलिए परेशान हैं। नीतीश कुमार के पास आना चाहते हैं। हमने कहा कि फिर आना चाहते तो क्यों नहीं बुला रहे हैं। शक्ति यादव ने भी ये सवाल उठाया, तो वो कह रहे कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तेजस्वी के लिए तेज प्रताप यादव बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव बड़े एक्शन मोड में है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो जिम में जो है पसीने बहा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज बड़ा दिन इसलिए भी है कि JJD यानी जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है JJD, उसका सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। और आप समझिए कि सदस्यता अभियान जब तेज प्रताप यादव की पार्टी कर रही है, तो आखिर उस पार्टी में कौन लोग सदस्य बन सकते हैं। उस पार्टी में जो खबर आ रही है, जो विश्लेषक जो बातचीत कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के माइंडसेट के लोग ही जो है वहाँ पर JJD ज्वाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद यानी तेजस्वी यादव के पार्टी के माइंडसेट के लोग, विचारधारा के लोग, लालू प्रसाद यादव के विचारधारा के लोग, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं राजद से नाराज चल रहे हैं, जो तेज प्रताप यादव को अपना फैन मानते हैं, वैसे युवाओं में काफी ज्यादा प्रचलित है तेज प्रताप यादव। और चूंकि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी ज्यादा है तेज प्रताप यादव की, तेजस्वी यादव से मिलना भगवान से मिलना है। संजय यादव जब तक कृपा करेंगे तभी आप तेजस्वी यादव से मिल पाइएगा। संजय यादव की असीम कृपा होगी। अब संजय यादव कैसे मानते हैं भाई, शंकर जी को तो आप
फूल बेलपत्र चढ़ाइए खुश हो जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। इस तरह की परंपरा है ना भाई। प्रसादी चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए तो भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन संजय यादव कैसे प्रसन्न होंगे ये तो कोई नहीं जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बैगुग से भी खुश होते हैं, और पता नहीं, इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो उनके ही लोग कह रहे हैं कि टिकटों में बहुत हेरफेर हुआ है, तो संजय यादव खुश होंगे, संजय यादव मानेंगे तभी तेजस्वी यादव से भेंट होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव से तो कोई भी आम आदमी जाके मिल सकता है, कोई भी युवा जिसको समस्या है, कोई परेशानी है, तेज प्रताप यादव से मिल सकता है। तो देखिए, तेज प्रताप यादव का ग्राफ जो है ना, आम आदमी के बीच में बड़ी तेजी से उभर के आ रहा है। ठीक है, थोड़ा विवादों में तेज प्रताप यादव रहते हैं, कभी कभी ऐसी खबरें उनके बारे में निकल जाती हैं जिससे उनकी छवि जो है धूमिल हो जा रही है। लेकिन इन चीज़ों पर अब धीरे धीरे जो है वो तेज प्रताप यादव कंट्रोल भी कर रहे हैं, और एक मैच्योर लीडर के तरह उभर कर सामने आने की कोशिश भी है तेज प्रताप यादव की। तो देखिए, आज जो है तेज प्रताप यादव अपने सरकारी आवास से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस सदस्यता अभियान से किसको नुकसान होता है और किसको फायदा होता है। देखिए, एक खबर और आ रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बड़े एक्शन में हैं। जब से वो भूमि सुधार विभाग और खनन विभाग तो पहले भी उनके पास रहा है, तो खनन विभाग और भूमि सुधार विभाग मिला है, फुल एक्शन में हैं। अवैध बालू की निकासी पर पूरी तरह से बैंड कर दिया है। भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर पूरा नकेल कसा जा रहा है। तो देखिए, आज डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने सरकारी आवास पर, जो उनका सरकारी आवास है स्टैंड रोड में, आपको इको पार्क के ठीक सामने जो आवास है, वहां पर वो जन संवाद करने वाले हैं। जिनको भी जमीन से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो वो वहां पर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया है, और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वहां पर उपलब्ध रहेंगे, उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो रख सकते हैं। और देखिए, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह ऐलान किया था कि कोई अधिकारी गड़बड़ी करते पाया गया तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पूरा एक्शन मोड में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो है वो पूरा फुल एक्शन में दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि विभाग पूरी तरह से स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, और जनमानस के फेवर में काम करना पड़ेगा। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे, जो अधिकारी आम जनमानस की बातें नहीं सुनेंगे, उनके खिलाफ पुरजोर जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी विभाग के स्तर से, बड़े अधिकारियों के स्तर से वो जो है वो किया जाएगा। तो एक तो ये खबर है। और देखिए, एक और बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। आपको पिछले सरकार में याद होगा कि कई जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए गए थे। कई जिलों में क्या, तमाम सभी 38 जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए गए थे, और प्रभारी मंत्री बनाने की परंपरा रही है, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों के ही माध्यम से जिलों का प्रॉपर विकास जो है वो संभव हो पाता है। क्योंकि कई योजनाएं जो है उनका अनुमोदन, कई योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वयन कराने के लिए प्रभारी मंत्रियों की आवश्यकता जो है वो होती है। तो हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति भी अब बहुत जल्दी होने वाली है। कुल 38 जिले हैं और 26 मंत्री, 17 पुराने मंत्री हैं और 9 नए मंत्री हैं। तो 38 जिलों में नए जो हैं प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, आपको बताते चलें कि प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए बहुत जरूरी होता है। जिलों में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी ये निर्णय हो नहीं पा रहा है। आपको बताते चले कि जिला स्तर पर योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रभारी मंत्री की मौजूदगी बहुत जरूरी है। कि समीक्षा मतलब क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल जीवन हरियाली, ग्रामीण विकास एवं कृषि विस्तार की प्रगति रिपोर्ट
सीधे प्रभारी मंत्री की निगरानी में तैयार होती है, लेकिन प्रभारी मंत्री के नहीं होने से ये पूरा मामला जो है वो ठप पड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क चौड़ीकरण, सिंचाई कार्य, स्कूल भवन निर्माण जैसी तमाम जो योजनाएं हैं वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आम जनता का जो शिकायतों का निपटारा है वह भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। पंचायत स्तर पर भी विकास योजनाओं की निगरानी सुस्त पड़ी है ना, क्योंकि कई बार स्थानीय प्रतिनिधि प्रभारी मंत्री को ही अंतिम सहारा मानते हैं और प्रभारी मंत्री की कमी से राजनीतिक स्तर पर भी असहजता देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, 26 मंत्री जो है वो बना दिए गए, फिर भी प्रभारी मंत्री अभी तक क्यों नहीं बनाए गए हैं? तो देखिए, इस पर स्पष्ट तौर से जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि सरकार ने सारा मसौदा तैयार कर लिया है। जनता दल, चूंकि घटक दल अधिक मात्रा में 5 घटक दलों से एनडीए बना है और इस वजह से जो है थोड़ा समस्या हो रही है, क्योंकि सामाजिक समीकरण को देखते हुए घटक दलों को भी एडजस्ट करना है। तो उसको देखते हुए सूची जो है जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की सूची जो है वो फाइनली बना ली गई है, लेकिन भाजपा और भाजपा खेमे के जो घटक दल हैं उनके सूची का इंतजार है। जैसे ही भाजपा और भाजपा के जो अन्य घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ये जो घटक दल हैं तो उनसे बातचीत हो रही है। प्रभारी मंत्रियों की सूची उनसे भी मांगी गई है, जिलों के प्राथमिकताएं मांगी गई हैं और इसके बाद जो है जैसे ही वो सूची मिलेगी उसके बाद फाइनली प्रभारी मंत्री तय कर दिए जाएंगे। और देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि खरमास तक का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि खरमास के पहले ही प्रभारी मंत्री की नियुक्ति कर दी जाएगी। जो वरिष्ठ मंत्री है, जो डिप्टी सीएम है, उनको 2-2, 3-3 जिला भी आवंटित किया जा सकता है और जो नए मंत्री हैं उनको 1-1 जिला आवंटित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति बहुत जल्द जो है वो दे दिया जाएगा। और देखिए, कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें हलचल वाली बात नहीं है, बहुत जल्द इसको लेकर कर लिया जाएगा। खरवास के पहले ही इसे किया जाएगा और खरवास के बाद जनवरी में नहीं, फरवरी की चर्चा है कि फरवरी में एक विस्तार भी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाना है, चूंकि 3 नए विभाग और बन चुके हैं बिहार में, उसके काम भी कल शुरू हो गए। कल वहाँ पे 3 आईएएस को नियुक्त भी कर दिया गया। तो अब जो है मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जदयू के मंत्री की संख्या कम है और जदयू के मंत्रियों की संख्या कम होने की वजह से ही जो है कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से जो महागठबंधन खेमा है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, आप राजद की बात कर लें, आप बात कर लें एमआईएम की बात कर लें, तो वहाँ के विधायकों की नज़र उस मंत्री की कुर्सी पर हो सकती है। और इस वजह से आप देखिए कि कल की राजनीति में कितना उबाल आ गया। कल नीरज कुमार एमएलसी ने साफ कह दिया कि 17 से 18 जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। तो सियासत तो पूरा हिल गया। कल पूरा दिन भर चर्चा का विषय रहा कि भाई कौन से वो 17 से 18 विधायक हैं। और देखिए, शक्ति यादव से भी हमारी बातचीत हुई। शक्ति यादव ने भले ही इशारों में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आप समझ लीजिए कि कल की बेधड़क कार्यक्रम में भी हमने स्पष्ट तौर से आपको बताया है कि देखिए, टूट होना, राजद में टूट होना और ऐसे समय में टूट होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी टूटे, पहले भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी टूटा हुआ है, इस बार भी टूटे हैं। जब कमजोर होती है कोई पार्टी और विधायकों को लगता है कि 5 साल तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है और सरकार सामने दिखती है और सरकार के तरफ से अगर कुछ ऑफर दिए जाते हैं तो बिल्कुल विधायक टूटते हैं और इतिहास रहा है विधायकों के टूटने का। तो इस बार भी अगर विधायक टूटते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो देखिए, फिलहाल ये खबरें जो थी आप तक हमने पहुंचाने का काम किया। बाकी दिन भर का जो अपडेट रहेगा आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।